अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था कि उनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उनका रेडियो एक्टिव डिके पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं एमडी कैट के अंदर, एफएससी के अंदर और इवन आप लोगों की क्लास के अंदर भी एमसीक्यूज के अंदर वो चीज़ें पूछी जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर पूछी जाती हैं। तो बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मैस। आपको नाम से भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा था रिलेटिव एटॉमिक मैस का मतलब क्या होता है। कंपेरेबल, जो चीज़ जो होगी हम एक दूसरे के मुकाबले में हम उसको यूज़ कर रहे होंगे वो हमारे पास रिलेटिव होगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ये समझ लो, हम यूनिट्स को क्यों यूज़ करते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, कुछ यूनिट्स ग्राम हैं, कुछ किलोग्राम्स हैं। हम इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं कि हमें चीज़ों की समझ आ जाए। हम लीटर को यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं हम यूज़, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये चीज़ कितने ग्राम है, कितने किलोग्राम है, कितने लीटर है, कहाँ पर आएगी, कितने मेजरेबल ग्लास के अंदर ये चीज़ जो होगी वो आएगी। लेकिन अगर जब हम एटम्स की बात करते हैं ना बच्चों, तो एटम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है वो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम्स जो होता है स्मॉलर होता है। मतलब कि -24 का मतलब कि आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी होगी कि इसके पीछे आप लोग जीरोस लगा दो, ये कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाती है। तो हमारे लिए जो होता है ये बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग क्या करें, इसको इन वैल्यूज को हर एक एटम के, हर एक एलिमेंट के जो मैसेज हैं उनको डिस्कवर करें, उनको देखें। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा तरीका लगाएं कि हम लोग हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मैस जो है वो डिस्कवर कर ले। और किसका डिस्कवर करें, हम लोग करते हैं, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ। इससे पहले भी साइंटिस्ट ने बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ किया था, हाइड्रोजन को यूज़ किया था, ऑक्सीजन को यूज़ किया था, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स का रिएक्शन कर जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने फिर 1961 के अंदर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग कार्बन 12 का जो आइसोटोप होता है इसको यूज़ करते हैं एज ए रिलेटिव एटॉमिक मैस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कार्बन 12 को यूज़ करते हैं एज अ पैरामीटर कि हम लोग इनकी वैल्यूज डिफरेंट एलिमेंट्स के मैसेज को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे, इसका मैस जो है वो कार्बन की निस्बत कितना छोटा है और कितना बड़ा है। आप लोग इसकी एग्जाम्पल से समझ लो कि क्लास में काफी ज्यादा बच्चे हैं और आप लोग ने उनकी हाइट जो है वो मेजर करनी है। तो हर एक बच्चे की हाइट अलग-अलग मेजर करने की निस्बत आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्पेसिफिकली कोई अली नाम में लिख रही हूँ, अली नाम के बच्चे की हाइट जो है वो आप लोग एज स्टैंडर्ड रख लोगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो गया और आप लोग सारे बच्चों की हाइट जो है वो इससे मैच करके आप लोग कंपेयर कर लोगे तो वो रिलेटिव आ जाएगी कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है। इसके अलावा हम लोग जो है वो इससे आइसोटोप्स की वैल्यू से भी हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मैस फाइंड कर सकते हैं, वो हम आगे वाला हमारा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि रिलेटिव एटॉमिक मैस हमारे पास इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या बन रहा है, तो इसकी डेफिनेशन बच्चों बनती है मैस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट रिलेटिव टू द mass of light isotope of carbon taken as 12। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में भी आप लोग वहां से भी कर सकते हो। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अंदर क्या कहते हैं कि हम लोग किसी भी एलिमेंट की जो है उसके मैस को जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव टू द मैस ऑफ द लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अब इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे इसका जो लाइटेस्ट एलिमेंट वो है उसको कंसीडर करेंगे कार्बन 12 को। उसके साथ जो है वो सारे एलिमेंट्स के मैसेज को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि इस स्पेसिफिक एलिमेंट का मैस कितना है। आप लोग इसको अपनी बुक के ऊपर इस तरह भी लिख लो कि हम लोग इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, 1 कार्बन 12 एटम हैज mass of exactly 12 atomic mass यूनिट। कि एक कार्बन 12 जो होता है एटम, उसका जो मैस होता है वो एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मैस यूनिट के बराबर होता है। अगर आप लोग इसको वैसे न्यूमेरिकल वाइज लिखना चाहते हो तो लिख लो आप लोग 1 एटॉमिक मैस यूनिट या फिर AMU, 1 एटॉमिक मैस यूनिट, इसको आप लोग AMU भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द mass of
1 कार्बन एटम। तो ये आप लोगों के पास बेसिक डेफिनेशन है। इसी न्यूमेरिकल के अंदर आप लोग इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर करके आप लोग इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तो आप लोग हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि हम लोग किस तरह इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन देखें तो आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है। हाइड्रोजन वो होता है 1। तो हाइड्रोजन जो होता है 1/12 एज हैवी एज कार्बन 12। मतलब कि हाइड्रोजन जो होता है वो 1/12 जो होता है वो ज्यादा भारी होता है एज कंपेयर टू कार्बन 12। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या होता है आप लोगों को पता है। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है। ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 16/12 एज हैवी एज कार्बन 12। ठीक है, इसकी वैल्यू जो इसका मैस होगा उसको कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास जो होगा वो इसका मैस आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब आपकी बुक के ऊपर जो है वो एक उन्होंने टेस्ट योरसेल्फ की तरह क्वेश्चन दिया और उन्होंने कहा है कि हम लोग एटॉमिक मैस जो है वो मैग्नीशियम का और क्लोरीन का कैसे फाइंड करेंगे, कि हम उनका कंपेरिजन कैसे करेंगे, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी आप लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मैस किसी के आगे फाइंड करने के लिए कि इसका कंपेरिजन फाइंड करें तो आप लोगों ने सिंपल उनका रेशियोज निकाल लेना जो उनका मैसेज है। तो आपको न्यूमेरिकल इस तरह आएगा, mass of chlorine atom over mass of magnesium atom। अगर क्लोरीन एटम की बात करें तो इसका मैस कितना होता है। इसका मैस होता है 35.5 क्योंकि इसके दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं 35.5। इसकी वैल्यू इस तरह आ रही है क्योंकि इसके दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनका एवरेज निकालें तो 35.5 जो होती है हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। इसलिए हम इस कहते हैं कि क्लोरीन का जो मैस होता है वो डेसिमल के अंदर आता है 35.5। मैग्नीशियम एटम की बात करें तो इसका आता है 24.3। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करें तो हमारे पास आती है 1.46 के राउंड अबाउट। तो आप लोग कह सकते हो कि अगर हम लोग कंपेयर करें किसका क्लोरीन और मैग्नीशियम एटम का मैसेज तो हमारे पास जो होता है एक क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम क्या होता है, वो एक क्लोरीन एटम, यहां पे लिख रही हूं 1 क्लोरीन एटम इज अबाउट 1.46 टाइम्स हैवियर देन 1 मैग्नीशियम एटम। ठीक है, आप लोग इस साइज को फाइंड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एमडीके लेवल का आते हैं कि आप लोग बताओ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है मैग्नीशियम और क्लोरीन का, क्लोरीन और ब्रोमीन का, हाइड्रोजन का, किसी भी तरह का कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ करना है, आप लोगों ने इनके जो मैसेज है उनको कंपेयर करें, उनको डिवाइड करें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा कि ये क्लोरीन एटम जो है 1.46 टाइम जो होता है वो ज्यादा हैवी होता है देन दैट ऑफ द 1 मैग्नीशियम एटम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है उसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप लोगों का आता है आइसोटोप अबंडेंस का। आइसोटोप अबंडेंस। अब ये क्या चीज है आइसोटोप अबंडेंस। बेसिकली आइसोटोप अबंडेंस जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी अबंडेंस को रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास एक एलिमेंट का आ जाता है। अब क्यों हम ऐसा करते हैं, हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू इसको यूज करते हैं। अब आइसोटोप अबंडेंस का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जब हम आइसोटोप्स वाला पढ़े थे कि नेचर के अंदर कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो कम होते हैं। उनकी अबंडेंस जो होती है नेचर के अंदर कम या ज्यादा होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12 की बात करें तो ये सबसे ज्यादा नेचर के अंदर पाया जाता है, उससे कम कार्बन 13 और उससे कम जो होता है वो कार्बन 14 नेचर के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि आपको ज़हन में क्वेश्चन तो जरूर होगा कि हम लोगों ने सिर्फ कार्बन को ही क्यों यूज किया। मुझे स्टेबिलिटी से याद आया कि कार्बन को ही हम लोग ने रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर क्यों यूज किया। हम लोग कोई और एलिमेंट जो था वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बिहाइंड जो है कुछ रीजन है, वो रीजन मैं आपको लिखवाती हूँ, वो आप लोगों ने पेपर के अंदर लाजमन लिख कर आती है। सबसे पहली बात तो बच्चों आप लोगों ने लिखनी है कि कार्बन 12 जो है वो एक स्टेबल आइसोटोप है। ठीक है, क्योंकि ये डिके नहीं करता, डजंट डिके। रेडियो एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कार्बन 12 जो होता है वो नहीं करता है। एक तो स्टेबल आइसोटोप है। नंबर 2 पे बात हम लोगों ने कहने की है कि ये अबंडेंट है नेचर के अंदर, अबंडेंट इन नेचर। नंबर 3 पर आता है इसको आप लोग मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने याद रखते हैं कि कार्बन 12 को हम लोग क्यों यूज करें एज अ स्टेबल आइसोटोप रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, इसके साथ कंपेयर क्यों करें। तो ये 3 रीजन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लिख लेंगे कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कार्बन का हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोटोप अबंडेंस की। तो मैंने आप लोगों को बताया कुछ आइसोटोप्स होते हैं वो नेचर के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो हम लोग यह करना है कि हम लोग ने किसी चीज का एटॉमिक मास फाइंड करना हो, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो हम लोग उनकी आइसोटोप अबंडेंस को उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, तो हमारे पास जो है होगा वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यूज जो होती है न्यूमेरिकल के अंदर किस तरह आती हैं, अभी हम इसको देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल जो होता है कैसे सोल्व करते हैं। तो आप लोग एक्स की वैल्यू भी लिख सकते हो, आप लोग कोई भी वैल्यूज जो है वो इसके साथ लगा सकते हो, वाई भी लगा सकते हो, जी भी लगा सकते हो। तो इसका न्यूमेरिकल जो होता है वो सोल्व होता है रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, हम लोगों ने करना है इसके इसकी वैल्यू पुट करनी है। आपकी बुक के ऊपर जो है वो मैसेज के लिए उन्होंने लिखा हुआ है एम और पी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन आप लोग इसको एक्स और ए भी कर सकते हो, एक्स बी भी कर सकते हो, जिस तरह आप लोगों को इजी लगे। तो हम लोग ने क्या करना है कि आप सबसे पहले आप लोग अगर बात करो रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज की, तो रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज से भी मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। तो इनके रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, और हर एक आइसोटोप जो होगा वो डिफरेंट तरह का अपने वैल्यूज दे रहा होगा। तो इसका जो हमारे पास मेन फॉर्मूला जो आता है वो आता है M1P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 गोज टू MnPn, मतलब कि MnPn का मतलब होता है एनी वैल्यूज डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, वो क्या याद करनी है कि हमारे पास जो M1 है वो क्या है, रिलेटिव आइसोटोपिक मास, रिलेटिव आइसोटोपिक मास के एक आइसोटोप का जो रिलेटिव आइसोटोपिक मास उसका क्या है। नंबर 2 पर जो P1 है हमारे पास वो क्या है कि इसकी अबंडेंस कितनी है, आइसोटोप की अबंडेंस, ये चीज, ये दो वैल्यूज को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और इन सब जो जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी ये वैल्यूज, जैसे का एक आइसोटोप है उसकी ये वैल्यू है, दूसरे आइसोटोप की ये, तीसरे आइसोटोप की ये, तो इसको आप लोगों ने सबको सिग्मा लगा के इधर प्लस कर देना है इनकी वैल्यूज को और उसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ। अब हम लोग एक इसका न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आपके बुक के ऊपर जो एग्जाम्पल गिवन है वो क्रिप्टोन की गिवन है, हम उसी को सोल्व करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो एक तरफ मैं वैल्यूज जो है वो उनके रिलेटिव आइसोटोप की लिख रही हूँ, रिलेटिव आइसोटोपिक मास की लिख रही हूँ, और दूसरी तरफ जो है वो उनकी अबंडेंस लिख रही हूँ कि उनकी अबंडेंस जो है वो क्या है। तो आप लोग ने हमने क्या करना है, हम लोग ने सिर्फ एक सिंपल चीज़ करनी है, हम लोग ने करना है कि ये जो आपके पास आइसोटोप नंबर 1 है, आइसोटोप नंबर 2 है, आइसोटोप नंबर 3 है, आइसोटोप नंबर 4 है और आइसोटोप नंबर 5 है, ये 5 आइसोटोप्स की वैल्यू को हम लोग ने सम कर लेना है आपस में इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद, रिलेटिव आइसोटोपिक को और अबंडेंस को, और उसके बाद हम लोगों ने इसको 100 पे डिवाइड कर देना है। तो इसका भी हम न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। तो सॉरी, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3 प्लस M4P4 प्लस M5P5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी वैल्यू पुट करो 80 मल्टीप्लाई बाय 0 और डिवाइडेड बाय 100, तो आप लोग इसकी वैल्यूज पुट करो तो आप लोगों के पास 83.7% जो होती है वो रिलेटिव एटॉमिक मास आता है किस चीज़ का, क्रिप्टोन का, सॉरी यहाँ पर AMU माना है, ठीक है, ये मैस है किसका, क्रिप्टोन का। दूसरी जो आपके बुक के ऊपर एग्जांपल गिवन है वो किस चीज़ गिवन है, वो गिवन है क्लोरीन की। उन्होंने कहा है कि आप लोग क्लोरीन के लाइटेस्ट जो आइसोटोप है ना, क्लोरीन का आइसोटोप, क्लोरीन का लाइटेस्ट आइसोटोप, लाइटेस्ट आइसोटोप, इसका जो है वो आप लोग क्या कहते हो, इसकी आइसोटोप की आप लोग रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो आप लोग फाइंड करो। तो आप लोग पता है दो आइसोटोप जो होते हैं इसकी एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। जो आइसोटोपिक अबंडेंस है, आइसोटोपिक अबंडेंस क्लोरीन 37 की बच्चों आती है 24.23, जबकि आइसोटोपिक अबंडेंस किस चीज़ की, क्लोरीन 35 की लाइटेस्ट आइसोटोप की आती है 75.77%। अब हमारे पास क्या चीज़ की कमी है, अब हमारे पास जो है वो एक चीज़ की कमी है, हमारे पास आइसोटोप अबंडेंस आ गई है, क्लोरीन 35 की भी आ गई, क्लोरीन 37 की भी आ गई है। अगर हम मैस की बात करें, रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन 37, तो हमारे पास आता है 37। अब उन्होंने कहा है कि आप लोग मैस फाइंड करो क्लोरीन 35 का, कि क्लोरीन 35 का जो है वो मैच किसा है। अब हम लोग को पता है इससे सामने शो हो रहा है कि इसका 35 ही होगा, राउंड ऑफ करके जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी, तो 35 ही होगा, लेकिन उन्होंने हमें एक न्यूमेरिकल दिया कि डिफरेंट तरह के आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। क्लोरीन 37 का मैच 37 है, क्लोरीन 35 का वो है लाइटेस्ट है। उन्होंने आपको थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश की कि जो लाइटेस्ट आइसोटोप है उसका फाइंड करो, तो आप लोग पता है क्लोरीन 35 ही है हमारे पास लाइटेस्ट आइसोटोप है, इसका जो मैच होता है वो 35 होता है। इसका फॉर्मूला आता है रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू M1P1 प्लस M2P2 ओवर 100। अब यहाँ पर चीज आनी है, ये हमारे पास है क्लोरीन 35 और ये हमारे पास है क्लोरीन
37। अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस थोड़ा सा बताया कि हमारे पास जो क्लोरीन 35 है उसका तो हम लोग ने आइसोटोपिक मास फाइंड करना है, हालांकि हमें पता है इसका 35 ही है, लेकिन न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आप लोगों ने लाइटेस्ट आइसोटोप जो है क्लोरीन का वो आप लोगों ने फाइंड करना है। तो हम लोग M1 को वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे P1 जो कि इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस है जो कि आती है 75.77% प्लस, और M2 क्या है 37 मल्टीप्लाई बाय 24.23% डिवाइडेड बाय 100। तो आप लोगों को पता है रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो क्लोरीन का कितना होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो क्लोरीन का होता है 35.45। तो आप लोग हम इसको सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर देंगे और M1 जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर रहेगा। आप लोगों ने इसको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करके देखना है, ठीक है। तो इसको वैल्यूज तो फुट कर देंगे तो हमारे पास 34.95 जो होगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो M1 हमारे पास क्या है, लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन 35, इसकी जो रिलेटिव आइसोटोपिक मास होता है वो कितना होता है 34.95, ठीक है। इस तरह के आप लोगों ने न्यूमेरिकल सोल्व कर लेना। अब आपकी टेस्ट योरसेल्फ है उसको हम सोल्व करते हैं। उसके अंदर बेसिकली उन्होंने लेड की जो है वो डिफरेंट आइसोटोप्स की वैल्यू जो है वो दी गई है। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, इसकी सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। तो उन्होंने कहा हुआ है कि आप लोग जो है वो इसका फाइंड करो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड। तो हम लोग ने करना है कि ये हमारे पास है M1P1, ये क्या है M2P2, ये क्या है M3P3 और ये क्या है M4P4। अब हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, हम लोगों ने अपना फॉर्मूला लिख के उसके अंदर ये सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, आप लोग यहाँ पर सिग्मा लगा लो। सिग्मा का मतलब होता है कि इसको आप लोगों ने सम करके लिखना है, इज इक्वल टू ब्रैकेट M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3 प्लस M4P4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसको ये चलता आ रहा है सिग्मा M1P1 की वैल्यू क्या है 204 मल्टीप्लाई बाय 204 है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास जो है इसकी आइसोटोप का मास है। और P1 क्या है हमारे पास, P1 जो इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस है 204 मल्टीप्लाई बाय 2.00/100। तो आप लोग इसकी अगर वैल्यूज फाइंड करो, सिग्मा 408 प्लस 4944 प्लस 4544 प्लस 10816, इन सब की वैल्यूज ऐड करो। अगर आप लोग ऐड कर सकते हो तो इसको 20722 डिवाइडेड बाय 100 इसकी वैल्यूज होती हैं वो आ रही थी। इन दोनों को डिवाइड करो आपस के तो आपके पास आंसर आता है 207.22। तो लेड जो है Pb207 नेचर के अंदर इस तरह एग्जिस्ट करता है, इसकी जो एटॉमिक मास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास वो कितना है 207.22 AMU, ये इसका एटॉमिक मास है। इसको आप लोग U से भी लिख सकते हो 207.22 U रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये सिंपल आप लोगों का न्यूमेरिकल जो है बुक में दिया हुआ है। सिर्फ आप लोग ये करना है, मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों ने फाइंड करनी है वो आप लोगों ने एक चीज़ का अपने जो आप लोगों का आइसोटोप है उसका आइसोटोपिक मास फाइंड करना है, उसकी अबंडेंस फाइंड करनी है, ठीक है। आप लोगों ने उस आइसोटोप का मास और अबंडेंस को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके आइसोटोपिक मास रिलेटिव अबंडेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो उनका आंसर आएगा उन सबको प्लस कर देना है और बाद में उन्होंने आप लोगों ने उसके 100 के ऊपर डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आप लोगों के पास आंसर आएगा वो आप लोगों के उस स्पेसिफिक एलिमेंट का, लेड का, क्लोरीन का, मैग्नीशियम का, किसी का भी क्या होगा वो आप लोगों के इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो आज के इतना ही। आई होप सो की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। कल की वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्सरसाइज के लिए। फी अमान अल्लाह।